slope on y-axis or intercept on x-axis and intercept on y-axis. इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस का इक्वेशन मिलता था y इज इक्वल टू mx और इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस के लिए इक्वेशन मिलता था y इज इक्वल टू mx माइनस d और इंटरसेप्ट फॉर्म था x by a plus y by b is equal to 1. इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस b और एक पढ़े थे नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इसी पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिए थे कल कि मान लीजिए कि इसमें प्रॉब्लम होती है लोग, तो मेरी कोशिश है कि इस पर जरा देख लिया जाए दो चार प्रॉब्लम ताकि इसको अच्छे से समझ लें। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया एक ही इक्वेशन से समझा देते, सपोज करो माइनस एक्स माइनस रूट 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दे दे। ये इक्वेशन है और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, नॉर्मल फॉर्म। वैसे तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें कन्वर्ट करना आसान है, इंटरसेप्ट फॉर्म में भी आसानी से कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म में प्रॉब्लम होती है क्योंकि इसमें क्वाड्रेंट चुनना पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट का ये एंगल है, उसके अनुसार हम लोग इक्वेशन बना पाते हैं। तो सबसे पहले सी को इधर कर देते, सी को करने पर आपको आएगा क्या, इक्वेशन हो जाएगा एक्स प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 2। इसी को उठा के ले लेंगे। हाँ, तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर a डिसाइड कर लो, a का वैल्यू कितना है 1, b का वैल्यू कितना है रूट 3 है। तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकाला जा सकता है, क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी वैल्यू आएगा 2। अब इस 2 से एलएचएस में भी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू एलएचएस और आरएचएस में हम लोग डिवाइड करते थे ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू सिंपली यहाँ 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ आएगा 1/2x प्लस रूट 3/2y और 2/2 यानी कि यहाँ कट जाएगा, आएगा वैल्यू क्या 1 आया। अभी इसको कंपेयर करेंगे किससे, तो इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो cos अल्फा का वैल्यू 1/2 है, sin अल्फा का वैल्यू 3/2 है और p का वैल्यू 1, p का वैल्यू 1। अभी देखो cos अल्फा, ये cos अल्फा भी पॉजिटिव है, sin अल्फा भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो ये कॉस भी पॉजिटिव और साइन भी पॉजिटिव आपको मिला किसमें, यानी कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अब इसको जरा सा हम लोग टैन अल्फा में साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा टैन अल्फा आएगा और टैन अल्फा का वैल्यू 3/2
बाई 1/2 बाई 1/2 2 कट जाएगा, कितना है √3। अब डिसाइड कर लो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट का एंगल लेना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल लेना। इसी तरह पकड़ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जब है तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan कितने डिग्री का वैल्यू, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। यानी अल्फा का वैल्यू निकल गया कितना, अल्फा का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। अब आपके पास अल्फा भी है और पी का भी वैल्यू है, नॉर्मल वाला इक्वेशन पुट कर दो, यानी कि x cos 60 प्लस y sin 60 और p का वैल्यू 1। आगे बात समझ देखिए, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया आपको कि क्वेश्चन लिखिए, दे दिया गया क्वेश्चन है कि -x प्लस √3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे दिया, क्या -2 इज इक्वल टू 0। तो इसको c को पहले इधर करो, तो आएगा क्या -x प्लस √3y इज इक्वल टू 2 होगा। ए देखो क्या है, ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू √3 हुआ। तो √a² प्लस b² का वैल्यू क्या आएगा, तो -1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, वैल्यू आया कितना 2। अब a² प्लस b² का वैल्यू निकालिए, तो इस इक्वेशन में इसको डिवाइड कर दो दोनों साइड, LHS में भी a√a² प्लस b² से भी से और RHS में, यानी a² प्लस b² a² प्लस b² का वैल्यू 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर क्या मिलेगा -1/2x प्लस √3/2y is equal to 2/2, that is 1। अब यहां से कंपेयर कर लेते हैं किससे, तो cos अल्फा x प्लस sin अल्फा y प्लस इज इक्वल टू पी, नॉर्मल फॉर्मूला यही है। कंपेयर करेंगे तो cos अल्फा का वैल्यू क्या निकलेगा, cos अल्फा का वैल्यू -1/2, sin अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा √3/2 और p का वैल्यू मिला 1। अब ये देखिए cos अल्फा नेगेटिव है, sin अल्फा पॉजिटिव। cos अल्फा किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव और sin अल्फा किसमें पॉजिटिव, दोनों। cos sin अल्फा इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें cos अल्फा इन दोनों में नेगेटिव। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में cos हमको नेगेटिव मिलेगा और sin
पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया कौन सा, तो सेकंड क्वाड्रेंट। tan अल्फा इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पे डिवाइड sin अल्फा बाई cos अल्फा डिवाइड करेंगे तो ऊपर √3/2 और बाई -1/2 कितना आया -3। अब ये -√3 किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल लेना, किसका, tan अल्फा इज इक्वल टू -√3, यानी कि -√3 हम लोग किस एंगल में लेंगे, tan वैसे सेकंड में भी होता है लेकिन और फोर्थ में भी होता है, लेकिन लेंगे किसका, सेकंड क्वाड्रेंट का। क्यों, क्योंकि इसी में साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव मिलेगा, किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब यहां देखिए tan कितना डिग्री, tan कितना डिग्री का वैल्यू माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में ये √3 tan 60 का होता है, तो इधर रफ कर दो, -√3 का मतलब हुआ क्या, -tan 60 डिग्री, क्या लिखो, -tan 60 डिग्री हुआ ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan 60 किसका वैल्यू होता है, तो 120 का। सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए तो इसको यदि आप लिखना होगा तो यहाँ क्या लिखोगे, tan 180 - 60 रखोगे, याद करो tan वाला ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े, tan 180 - 60 इज इक्वल टू, tan है ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा ना, नहीं आएगा, और 180 पे tan में ही रहता है, तो ये -tan थीटा की जगह 60 डिग्री, यानी कहने का मतलब ये -tan 60 के जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 180 - 60, यानी कि -√3 के जगह हम लोग पुट कर देंगे ये वैल्यू, समझ में आ रही बात। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan -√3 का सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू 180 - 60 होगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू 180 - 60 यानी कि 120। अल्फा वैल्यू का वैल्यू मिल गया, अल्फा का वैल्यू जब मिल गया तो अब तो इक्वेशन ही में लिखना है, p का वैल्यू 1, अल्फा का वैल्यू 120। इक्वेशन क्या लिखते थे, x cos अल्फा, अल्फा कितना निकला 120, प्लस y sin अल्फा, अल्फा का वैल्यू 120 इज इक्वल टू p। नाम बता, आई बात समझ नहीं, चलो एक और देखो, यदि यहीं पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ होता कि इसको रहने देते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन है कि हम लोग ले लिए x -√3y -2 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। तो इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो क्या -x -√3y इज इक्वल टू 2 होगा। सबसे पहले c को पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव हो गया RHS में ले जाए। अभी क्या करेंगे, a पहचान लो, a कितना -1, b कितना -√3, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू आप निकालोगे तो ये आएगा -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर, यानी कि 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा।
और इस इक्वेशन में इसको डिवाइड कर दिया जाए एलएचएस में भी 2 से और आरएचएस में 2 से, तो यहाँ आ जाएगा आपको -1/2x माइनस रूट b बाई 2y इज इक्वल टू बाई 2 की 1। अब यहाँ cos अल्फा इससे कंपेयर कर लिया जाए x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो cos अल्फा का वैल्यू कितना मिला था? cos अल्फा का वैल्यू 1/2 और sin अल्फा का वैल्यू -1/2 मिला। sin अल्फा का वैल्यू -5। हाँ, निकल गया। अब देखो कौन सा, ये देखो ये भी cos भी नेगेटिव है और sin भी नेगेटिव। cos और sin साइमल्टेनियसली किसमें नेगेटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव मिलेगा किसमें? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां से आप निकाल लो tan अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा करेगा वही sin अल्फा बाई cos अल्फा करेंगे, sin अल्फा बाई cos अल्फा करोगे -√3/2 और बाई -1/2, यानी कि माइनस और माइनस हो जाएगा। tan अल्फा का वैल्यू कितना? √3। लेकिन tan अल्फा का वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट का लेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट का, क्योंकि cos में नेगेटिव था और sin भी नेगेटिव था। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इस क्वाड्रेंट का वैल्यू, थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan 30 डिग्री का √3 का वैल्यू कैसे मिला? tan अल्फा इज इक्वल टू √3 है, √3 का मतलब tan 60 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो tan 180 प्लस 60 कर दें तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगी, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हुआ ना। अब इसको चेक कर लो, इसका वैल्यू √3 आता है। tan 180, तो 180 पे tan थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होगा है। फिर tan 180 है तो वो tan में ही रह जाएगा और थीटा का वैल्यू, इसका वैल्यू √3 है कि नहीं है? आ गया। यानी कि इस √3 को थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल ये होगा, यानी कि यहां लिखना पड़ेगा tan 180 प्लस 60। सारी बात समझ में? अभी ये tan 60 का वैल्यू 180 प्लस 60 है, तो इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 240, अल्फा का वैल्यू 240। जब 240 हो गया तो हम लोग अब इक्वेशन लिख सकते हैं ना। इक्वेशन क्या मिलेगा? इक्वेशन मिलेगा, अल्फा मिल ही गया और p का वैल्यू भी हम लोग मिल गया। p का वैल्यू कितना? 1। इक्वेशन रखो x cos अल्फा, तो इक्वेशन x cos अल्फा की जगह 240 प्लस y sin अल्फा, तो sin अल्फा का वैल्यू इज इक्वल टू 1। समझ गया? नहीं, मान लो क्वेश्चन आता है ये, अब क्वेश्चन आता ये, और इसको कहा जाता है कि नॉर्मल फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कीजिए। नॉर्मल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कीजिए। तो कैसे इसको करते हैं? नहीं, ऐसा लिया जाए कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट का हो जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का देखे, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट वाला देखे। ऐसा लिया जाए कि हमारा ये चला जाए किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट।
फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए 2 को पॉजिटिव कर देते हैं। और क्वेश्चन वही है कि नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस कर गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो क्या इसको लिखते -x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 2 लिखते क्या? लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होना चाहिए और साइन नेगेटिव होना चाहिए। हम लोगों को लेना चाहिए +x माइनस dy प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हो गया और ये सही है। क्वेश्चन है कि -x प्लस रूट 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये फाइनल इक्वेशन, ठीक। तो इसको 2 इज इक्वल टू प्लस एक्स माइनस रूट 3y करिए। अभी इसका कोफिशिएंट 1 है, तो a का वैल्यू हुआ 1, b का वैल्यू हुआ -√3। तो सबसे पहले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सम करेंगे पूरा आएगा अंडर का वैल्यू 2 आएगा। यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से एलएचएस और आरएचएस में डिवाइड कर देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू 2 है, तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 हम लिख सकते हैं 1/2x माइनस रूट 3/2y इज इक्वल टू 2/2, दैट इज 1। तो इसको कंपेयर आप कर लो किससे? cos अल्फा इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा इंटू वाई इज इक्वल टू t से। तो cos अल्फा का वैल्यू कितना है? 1/2। फिर साइन अल्फा का वैल्यू कितना है? तो -√3/2। और t का वैल्यू कितना है? 1। cos पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। cos पॉजिटिव और साइन नेगेटिव किसमें होता है? cos पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसी क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव भी होता है। तो क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल लेना होगा। अब साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा का वैल्यू निकालो। tan अल्फा आएगा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, ऊपर -√3/2 और नीचे 1/2, 2 कट जाएगा, क्या आएगा? -√3। -√3 किस क्वाड्रेंट का एंगल? तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। यहाँ लिख tan अल्फा का वैल्यू जो -√3 है, -√3 देखो सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी है, लेकिन लेना हमको किसका? फोर्थ क्वाड्रेंट वाला वैल्यू। और ये -√3 है, तो अब जरा सोचो फोर्थ क्वाड्रेंट पे कितना डिग्री का वैल्यू -√3 होता है। तो याद करो tan 360 -60 जरा रख के देखो, tan 360 -60 एंगल तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल यदि फोर्थ क्वाड्रेंट का है, तो इसका मतलब हो गया कि tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है कि नहीं? और ये नेगेटिव 360 है, तो tan में ही रहेगा। और थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो देखो माइनस और tan 60 का वैल्यू हमें पता है कि -√3, यानी कि इस -√3 को हम लोग रिप्लेस कर देंगे tan 360 -60 से। यानी कि हम लोग लिखेंगे यहां पर tan अल्फा इज इक्वल टू
इस -√3 का वैल्यू पुट कर दिया फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल कितना 360 माइनस 60 इक्वल टू -√3 आएगा, यानी अल्फा का वैल्यू 360 माइनस 60 यानी कि 300 डिग्री होगा। अब अल्फा मालूम हो गया और पी मालूम हो गया, क्वेश्चन बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? क्या बनेगा एक्स कॉस अल्फा यानी 300 डिग्री प्लस वाई साइन अल्फा यानी 300 डिग्री और पी का वैल्यू 1। अभी समझ में आया कैसे निकालना है? नहीं क्लियर हुआ? फिर देखो एक दो क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चन और। मान लो आपको ये दे दिया गया क्वेश्चन, reduce the equation y plus is equal to, क्वेश्चन है reduce the y plus 4 is equal to 0 in normal form। y क्वेश्चन है y plus 4 is equal to 0 को कन्वर्ट करना है किसमें? नॉर्मल फॉर्म में। y plus 4 is equal to 0 and normal form। आई तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको पूरा इक्वेशन यदि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में लिखें तो 0x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि 4 स्क्वायर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू -0x माइनस वाई आएगा। देख ए का वैल्यू कितना आया 0, -0 का मतलब और बी का वैल्यू कितना आएगा -1। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट अंडर 0 स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर यानी वैल्यू का 1। 1 से दोनों तरफ हम लोग डिवाइड कर, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0/1x minus 1/1y is equal to 4/1। 0/1 यानी कि आपको cos अल्फा x प्लस साइन अल्फा y इज इक्वल टू p से कंपेयर करोगे तो cos अल्फा का वैल्यू 0/1 0 ही ना होगा, इसको 0 लिख दे रहे हैं यानी cos अल्फा का वैल्यू आया कितना 0। साइन अल्फा का वैल्यू कितना है -1/1 यानी कि -1। पी का वैल्यू कितना आया वो निकाल लिए। अब डिसाइड कीजिए कि ये एंगल कहां लाइज कर रहा है। तो यदि आप देखें तो cos कितना डिग्री का वैल्यू 0 और साइन अल्फा का वैल्यू -1 यानी कि साइन 90 का वैल्यू +1 होता है और साइन 270 का वैल्यू -1। ये 270 ये 0 या फिर 360 का ये हो गया आपका 90 डिग्री वाला
और ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए cos 90 पे भी 0 होता है, cos 270 भी, sin 90 +1 होता है, sin 270 -1, cos 0 डिग्री 1 होता है, cos 180 डिग्री -1 होता है। तो cos का वैल्यू 0 और cos sin का वैल्यू -1 किस एक्सिस पे मिलेगा? नेगेटिव वाई एक्सिस पे, यानी कि 270 डिग्री। यानी कि आपको ये पता चल गया कि अल्फा का वैल्यू, यदि हम लोग यहाँ tan अल्फा निकाले यानी कि 70 रहेगा, tan अल्फा इज इक्वल टू -1/0, यानी कि अनडिफाइंड, लेकिन किधर? नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ। पॉजिटिव रहता तो +90 लेते, tan 90 अनडिफाइंड होता है और tan 270 भी अनडिफाइंड होता है, लेकिन ये क्या बता रहा है? नेगेटिव वाई एक्सिस वाला वैल्यू लेना है, साइन -1 है और कॉस 0 है, यानी कि यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू tan 90 के बजाय -y एक्सिस वाला वैल्यू, यानी कि tan 270 लेंगे। इससे अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया? 270। अल्फा का वैल्यू 270 निकला, तो यहाँ पे आपको निकल के आ जाएगा x साइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म क्या मिलेगा? x cos 270 प्लस y sin 270 इज इक्वल टू, p का वैल्यू कितना निकाला? p का वैल्यू p का वैल्यू p का वैल्यू 4 इज इक्वल टू 4। ये नॉर्मल फॉर्म है जी। एक क्वेश्चन और लिखिए इसमें। एक क्वेश्चन है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 इज इक्वल 0, और इसको भी कन्वर्ट करना है किसमें? तो नॉर्मल फॉर्म में। नॉर्मल फॉर्म में कैसे करेंगे तो देख लो। इसको पहले हम लोग 2 वेरिएबल में लिख लें। 2 वेरिएबल में लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 वेरिएबल में यदि आप लिखते हो तो इसको लिखना पड़ेगा x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले काम क्या करना है? सी को पॉजिटिव कर लो, आर जाओ, तो ये -x -0y इज इक्वल टू 5 होगा। अब इससे हमें a और b आइडेंटिफाई हो गया। a का वैल्यू कितना? -1, b का वैल्यू कितना? 0। तो यहां से आपको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 1 ही आएगा। सॉल्व कीजिए, ए और बी मालूम हो गया। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एलएचएस और आरएचएस में डिवाइड कर, क्या लिखना पड़ेगा आपको? डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए स्क्वायर प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 1। तो 1 से डिवाइड करोगे तो फाइनली क्या मिलने वाला? -1/1x -0/1y, यानी कि 0 इज इक्वल टू 5/1। कंपेयर कर लो भाई, cos अल्फा x प्लस साइन अल्फा y इज इक्वल टू p से। तो cos अल्फा का वैल्यू कितना? cos अल्फा का वैल्यू -1, साइन अल्फा का वैल्यू साइन अल्फा का वैल्यू 0, 0/1 क्या आएगा? 0। एंड p की जगह क्या है? 5। अब देखो ये cos अल्फा का वैल्यू नेगेटिव, साइन अल्फा का cos अल्फा का वैल्यू -1, साइन अल्फा का वैल्यू 0। अब आपको सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा एक्सिस है, वो वहां पे ये एंगल किस जगह लाइज करेगा।
तो ये एंगल आपको लाइज करेगा कहां पर, बताओ। cos 0 1 होता है, cos 80 -1 होता है, हाँ? साइन 0 डिग्री भी 0 और साइन 180 डिग्री भी 0, यानी कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे लाइज करेगा। यानी कि अब जरा सा tan अल्फा का वैल्यू निकाल लो। tan अल्फा इज इक्वल टू 0 बाई -1। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 0, हाँ? किसी भी नंबर का को 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड, और 0 में किसी नंबर से आप डिवाइड करो वैल्यू 0 आता है। तो यहाँ 0 बाई -1 है, -1 एक इंटीजर है, डिवाइड करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, 0 डिग्री। तो ये कौन सा एक्सिस पर लाइज कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। कौन सा, नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला वैल्यू। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू 0 होगा, तो 180 का वैल्यू tan 0 0 भी होता है और tan 180 0 होता है, यानी कि यहाँ पर tan अल्फा इज इक्वल टू 0 वैल्यू tan 180 वाला लेंगे। tan 0 वाला हम लोग, tan 0 भी 0 होता है और tan 180 भी 0 होता है। तो ये तो जा रहा है किस पर, साइन पॉजिटिव और एक कॉस का वैल्यू -1 था, 0 था, तो इसका वैल्यू माइनस एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है। तो यहाँ पर tan का कौन सा वैल्यू है, -x एक्सिस, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 180। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, cos 180 इंटू एक्स प्लस साइन अल्फा यानी कि 180 इंटू वाई और इज इक्वल टू टी। टी का वैल्यू कितना, 5। समझ में आ रही बात। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन अभी क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन प्रूव करते हैं हम लोग। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, फिर करते हैं, समझ में आ गया होगा कैसे एंगल लेना है, क्वाड्रेंट कैसे पहचानना है, और फाइनली नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए। Prove that the length of perpendicular from a point has coordinate x y1 on line ax plus by plus c is equal to then by ax1 y1 math. Prove that perpendicular distance from a given distance from a perpendicular distance from a given point P is the coordinate x1 y1 has on a line, on a line straight line ax1 ax plus by plus c is equal to 0 is given by uh, the distance हो गया perpendicular ax1 plus by1 plus c by under root a square plus square, हाँ,
ये आपको प्रूफ करना है। फिगर बना लिया था। मान लिया जाए कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस वाई एक्स नेगेटिव है, वाई डैश ये हो गया। और एक स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहां से कोई पॉइंट पी ले लो, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पी से परपेंडिकुलर डाल दो, ये कर लो हमारा m, और ये पॉइंट इसमें मान q और r है। तो इस जो इक्वेशन दिया है, जो इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? टी को उधर ले जाते हैं, यानी एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म यानी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 लगा। इस पे यदि इसको ले जाए तो dy इज इक्वल टू माइनस सी होगा। दोनों तरफ माइनस सी और माइनस सी से डिवाइड कर दी, ये आ जाएगा a बाई सी एक्स माइनस या प्लस प्लस डी बाई माइनस सी वाई इज 1। क्या इसको x बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई बाई माइनस सी बाई बी इज इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। ए की जगह क्या है? माइनस सी बाई ए। ए की जगह क्या है? माइनस सी बाई, और बी की जगह क्या है? माइनस सी बाई। यानी कि ये एक्स इंटरसेप्ट जो होगा, तो यहाँ आर पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाए? माइनस सी बाई ए कॉमा 0, और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0 कॉमा इंटरसेप्ट है इसका माइनस सी बाई, वो होगा ना? नहीं होगा। अब यदि हम लोग इस क्यू पॉइंट को P से ज्वाइन करें और R को भी ज्वाइन कर दिया जाए इससे, तो ट्रायंगल PQR का एरिया निकाला जा सकता है। ट्रायंगल PQR का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 मॉड के अंदर x1 into y2 माइनस y3 प्लस x2 into y3 माइनस y1 प्लस x3 into y1 माइनस y3। याद रखो। तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR आप निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यदि आप निकालोगे तो क्या आएगा? x1 into y2 माइनस y3, यानी कि ये आएगा 1/2 पास डालो x1 into x1 into y2 माइनस y3, यानी कि माइनस सी बाई बी माइनस 0, फिर x2
यानी कि 0 प्लस 0, ब्रैकेट में कुछ भी डालो सब 0 आ जाना है। x2 into 0 minus y1, 0 minus y1 प्लस x3 यानी कि माइनस c बाई ए, माइनस माइनस c बाई ए, अंडर ब्रैकेट क्या आ जाएगा y1 माइनस माइनस c बाई बी प्लस c बाई बी, माइनस माइनस r4 हो गया। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या मिला 1/2 अंडर ब्रैकेट माइनस CX बाई बी, इसमें तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा माइनस सी वाई बाई ए, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी स्क्वायर बाई ए बी आएगा। देखो यदि हम लोग यहाँ देखें तो सी कॉमन निकल जाएगा, सी कॉमन निकल जाएगा, और मॉडुलस के अंदर पता है कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी भी होगी तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो यदि हम लोग यहाँ देखें माइनस हाफ माइनस सॉरी 1/2 और इसमें एलसीएम ले लो, माइनस सी कॉमन ले ली और जो बचा यानी x बाई बी प्लस y बाई ए माइनस सॉरी प्लस सी बाई ए भी है। अब जरा इसका देखिए यहाँ के बाद यहाँ देखिए, यहाँ के बाद अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to PQR is equal to 1/2 माइनस साइन है तो अभी डालेंगे माइनस सी अंडर ब्रैकेट, अब इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो, ब्रैकेट लोगे तो एलसीएम आएगा ए बी और यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, एक कट गया बी वाई और प्लस सी माइनस कोड के अंदर ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बाहर निकलेंगे तो कट जाएगा तो आएगा माइनस सॉरी 1/2 सी बाई 2 सी भी बाहर निकाली सी बाई मोड के बाहर मोड क्या बच गया अंडर ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हो गया। ये है हमारा क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आइए जरा हम लोग इस क्यूआर का लेंथ निकाल लें। क्यूआर का लेंथ आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस का x1 माइनस x2 यानी कि 0 माइनस माइनस सी बाई, यानी कि यहाँ पर सी बाई ए का होल स्क्वायर है प्लस y1 माइनस y2 का होल, यानी कि फिर से लिखूं 0 माइनस सी बाई ए का माइनस एक्स का होल स्क्वायर जैसा फॉर्मूला, फिर y1 माइनस y2 यानी कि प्लस माइनस सी बाई बी माइनस का होल स्क्वायर। क्या आने जा रहा है क्यूआर का वैल्यू अंडर रूट क्या आ जाएगा सी बाई ए का माइनस सी बाई ए का होल स्क्वायर यानी सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और माइनस सी बाई बी का होल स्क्वायर यानी यहाँ आएगा स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसमें सी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, सी कॉमन निकालो, सी कॉमन निकालिए, रूट के अंदर बच गया 1/a² प्लस 1/, सॉल्व करेंगे तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सी
इंटू अंडर रूट, ये हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा ना। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकाल ले तो आएगा फाइनली सी बाई पी और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ठीक है, तो क्या मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं, क्या लिखेंगे सी बाई ए बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बराबर है। क्लियर हुआ, ये कैसे है, चलो अब हमको निकालना है, देखो यहां से स्टार्ट किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला, सेकंड फेज है ये, फर्स्ट फेज हुआ। अब थर्ड फेज के लिए स्पेस यहाँ बच रहा है, यहाँ कंटिन्यूटी यही होगी। ये थर्ड स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस हाइट होगा कि नहीं। तो क्या हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू गिवन है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या कितना लिखा है फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल आर निकला 5, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना आया था, सी बाई 2ab, सी बाई 2ab इनटू ये बास के अंदर आया था ये x प्लस बी वाई प्लस सी, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इनटू बेस, बेस कितना 2r इनटू एल्टीट्यूड कितना तो pm, यही pm का वैल्यू है, का वैल्यू में डालना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C ऑन लाइन x प्लस b प्लस c निकालना। ये P पॉइंट से स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना था। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR QR इनटू PM लिख सकते हैं, ये वैल्यू कितना है तो c बाई 2ab और अंडर ब्रैकेट अरे पार्ट्स के अंदर ax प्लस y प्लस c। अब QR का वैल्यू यहां से उठा लो, ये QR इज इक्वल टू, तो यहां पर पुट करोगे तो 1/2 इनटू QR की जगह क्या लिखेंगे c बाई ab अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस समझ में आ रही है, राइट बेटा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c बाई 2ab इंटू ax प्लस by प्लस c, ये पूरी क्वांटिटी कट गई, ये 2 कट गया, c बाई ab कट गया, और तो आगे चलो क्या हो गया, आया गया आया था 1/2 into c by a into root under a square plus b square, ये किसका वैल्यू हुआ 1/2 into 2r का वैल्यू, 2r का वैल्यू यहाँ होगा, और pm को हमें t मान लो इज इक्वल टू ये क्वांटिटी यानी कि c by 2ab बार के x प्लस by प्लस c, ये कटा ना,
1/2 का ये भी कट गया। फाइनली क्या बचा? d इज इक्वल टू ax plus by plus c by under root a square plus b square। इम्प्रूव करना है, सही समझ में आएगा। क्लियर हुआ? वन सेकंड पेज, थर्ड पेज और फाइनल फोर्थ पेज में कंप्लीट का। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन हमको ले लेना है कि कोई एक क्वेश्चन दे दे, रख देना। फॉर्मूला याद रखना है। कोई एक इक्वेशन बोलो, जैसे मान लिया जाए हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया गया इक्वेशन की है, find the perpendicular distance from point P, इसका कोऑर्डिनेट है -1, 3 on the straight line 3x plus 5 या -5। P पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पे हमें निकालना है क्या? डिस्टेंस। P पॉइंट से इस लाइन पे का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला याद रखने की हमारा फॉर्मूला है, पहचान कर लो। a की जगह क्या है 3, b की जगह क्या है 4 और c का वैल्यू कितना है -। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू -5। और x1 y1 क्या है? x1 y1 फॉर्मूला जो निकल के आता है x1 y1 लेने में ठीक है। अच्छा चलो पहले x1 का वैल्यू कितना -1, y1 का वैल्यू कितना हुआ 3। तो डिस्टेंस यदि निकालना हुआ तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला देखिए a इंटू x1 प्लस b इंटू b का वैल्यू कितना हो जाएगा? b का वैल्यू b इंटू y1 यानी y1 आपका कितना है? b है आपका 4 और y1 है 3 प्लस c का वैल्यू -5 हो गया। बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आएगा।
तो डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस -3 प्लस 12 -5 पार्ट्स के अंदर यदि नेगेटिव की वैल्यू आता क्या कर देते हैं पॉजिटिव, यानी कि 5 से 8 डी का वैल्यू कितना होगा 4/5 होगा, कितना होगा 4/5। समझ में आ रही बात? हम लोग इस फॉर्मूला को एक बार सिस्टमेटिक करते हैं, ठीक है? पीछे एक बार आओ, क्वेश्चन तो समझ में आ गया है, एक बार करके देखिए। क्योंकि तो हमको लग रहा है कि फॉर्मूला में x1 y1 डालना थोड़ा फॉन्ट साइज थोड़ा रखना पड़ेगा। ये हमारा x और y एक्सिस है, स्ट्रेट लाइन है जिसका x प्लस y 0 ये पॉइंट P है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये पॉइंट का पॉइंट R का m परपेंडिकुलर जिसका वैल्यू में कैलकुलेट करना है x एक्सिस का और ये आपका y एक्सिस। दिस इज ओरिजिन। हाँ एक बार और डी का वैल्यू निकालना है, डी का वैल्यू लाना है, वो याद है क्या लाना है, तो डी इज इक्वल टू मार्क के अंदर x1 प्लस y1 प्लस c पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है ना लाना है। चलिए तो एक बार देखा जाए, आइए सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग निकाले 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी पर 1/2 जो क्या आया था, अच्छा पहले इंटरसेप्ट निकालना होगा। इक्वेशन था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सी को उधर करते हैं या तो उधर से डिवाइड कर सकते हैं x प्लस by इक्वल टू -c और डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -c, तो ये फाइनली आता है x बाई माइनस सी बाई ए प्लस y बाई माइनस बाई बी इज इक्वल टू 1। यानी कि यदि कंपेयर करें x बाई ए प्लस y बाई बी इंटरसेप्ट फॉर्म पे a का वैल्यू माइनस सी बाई ए, तो पॉइंट r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा माइनस सी बाई ए कॉमा, और पॉइंट क्यू का हो जाएगा -5, और पॉइंट P का कोऑर्डिनेट तो गिवन है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x1 y1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल R का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा -5a, और Q का हो गया -c/, ये y इंटरसेप्ट ये x इंटरसेप्ट। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकाले, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकलेगा हमें क्या 1/2 पार्ट्स के अंदर, क्या लिखते हैं, चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो x1 into minus c by b comma 0, x1 into minus c by b comma c by b minus y2 minus y3, और अभी ये 0 वाला वैल्यू डाल हो जाएगा 0 into minus y1 और प्लस में माइनस माइनस c by a into y1 minus c by b आएगा, b आएगा बिल्कुल।
माइनस माइनस सी बाई बी यानी प्लस सी बाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो निकला 1/2 इंटू माइनस CX1/B माइनस CX1/B माइनस CY1 ये छुड़ा था माइनस CY1 गई A और माइनस C² AB सही है ना। इसमें माइनस सी सब में कॉमन ले लेते हैं, माइनस सी कॉमन ले लीजिए और एलसीएम ले लीजिए तो बचा उसका ए। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बी भी कट गया ए एक्स 1 आएगा प्लस ए घटा बी वाई 1 आएगा प्लस सी माइनस 2 और उसके बाहर निकालेंगे पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि सी बाई ए बी कॉमन निकला और अंडर ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर कर गया ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी प्लस सी। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। डालिए अब आइए हम लोग इक्वेशन थोड़ा लंबा हो गया है इस बनाना पड़ेगा। अब QR का वैल्यू निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से QR का वैल्यू निकाल QR का वैल्यू क्या आएगा तो x1 माइनस x यानी कि माइनस माइनस बाई ए का होल स्क्वायर और प्लस माइनस सी बाई बी प्लस माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी कि QR का वैल्यू यहाँ से निकल आ जाएगा C² बाई A स्क्वायर प्लस C² बाई B यानी कि QR का वैल्यू है कॉमन निकल जाएगा बाहर और ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर 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 प्लस ए स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर बाहर निकल जाएंगे बाहर का आ जाएगा बाई ए बी इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या निकालें सी बाई या हाफ इंटू PQR इंटू PM बेस परपेंडिकुलर PM इज इक्वल टू C बाई 2 पे भी बार के अंदर x1 प्लस y1 प्लस C QR का वैल्यू क्या गया आपको फ्रॉम इक्वेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू क्या 1/2 इंटू QR का वैल्यू कितना आया C बाई ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू C बाई 2 पे भी बार के अंदर x1 प्लस y1 प्लस C ये तो पूरा कैंसिल हो अरे कोई गलती PM का वैल्यू भी है राइट ये और ये हटा तो D इज इक्वल टू मिला गया x1 प्लस y1 प्लस C बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग गलती क्या किए थे कि x1 y1 को कर दिए क्या x और आई बात समझ में इसको सुधार लेना ठीक है। इसी में कल और एक आज रहने दीजिए आज इतना पहले इसको डिराइव कर लीजिए आप फिर
पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ठीक है।